प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज आपको क्लास 8 वर्ग 8 में स्वागत है। आज आपका पाठ है 5, जिसका शीर्षक है हमारा पर्यावरण। हमें पर्यावरण, इस पाठ के पढ़ने के पहले इस पाठ में पर्यावरण के संबंध में क्या दिया गया है उसके बारे में हम समझेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत आदि सभी आते हैं और ये सभी मनुष्य के ऐसे मित्र हैं जिनके बिना जीवन का कल्पना करना असंभव है। इनके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व बिल्कुल ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते, इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन स्वार्थी मनुष्य ने इन सभी को अपने स्वार्थ के लिए दोहन करना, शोषण करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम आज हम लोगों को या पूरे मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में हम ये सभी इन पर्यावरण से संबंधित, यानी कि पर्यावरण के अंदर हम लोग कैसे रहते हैं, उन पर किस प्रकार निर्भर हैं, वे हमारे कैसे मित्र हैं, हम कैसे उनको हम दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और हमें संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, इन सभी के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ में इन सभी के संबंध में पढ़ने के पहले इस पाठ में जो कठिन कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के बारे में संबंध में समझेंगे। पहला है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है संगति, अनुकूलता, यानी कि माहौल के अनुसार, वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, उसके अनुरूप अपने आप को बनाना। ठीक है। रम्य का होता है सुंदर, जो देखने में अच्छा लगता है। चिरकाल, दीर्घकाल, दीर्घकाल, दीर्घ मन होता है बहुत लंबा, और काल का अर्थ होता है समय। मैंने बहुत समय पहले, मैंने बहुत समय के बाद। सहचर, सहचर का मतलब होता है सहचर। सह होता है साथ और चर होता है चलने वाला, में सहचर यानी कि मित्र, या इसको हम कहते हैं साथी। गूढ़, गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ, या इसको हम कह सकते हैं गुप्त, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। ठीक है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। अपनी आवश्यकता से अधिक वर्षा को हम अतिवृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वृष्टि और वर्षा। अनावृष्टि, सूखा, यानी कि वृष्टि का, वर्षा का न होना, यानी अर्थात सूखा। दोहन, दोहन का अर्थ होता है शोषण। कगार, अंतिम सीमा, या इसको हम अंतिम छोर भी कह सकते हैं। शुद्धिकरण
शुद्ध करने की प्रक्रिया। और प्राणघातक का अर्थ होता है जानलेवा। उत्सर्जन, त्याग या मुक्त करना, छोड़ना। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, यानी कि अपने ऊपर किसी कार्य को पूर्ण रूप से ले लेना। ठीक है। बहुआयामी, विविध प्रकार का करने का मतलब है अनेक प्रकार का। संरक्षण का अर्थ होता है रक्षा या उसको सुरक्षित रखना, सुरक्षा करना। परिपाटी, चला आ रहा है, यानी कि ऐसे काम, ऐसे कार्य जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि करने का मतलब है रिवाज। हमारे यहां कुछ ऐसे परिपाटी हैं, रिवाज हैं, जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। तो जो रिवाज चला आ रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिपाटी कहते हैं। तो ये इस पाठ का कठिन शब्द हैं जिनके बारे में हम लोग समझ सकें। और अब आते हैं पाठ उत्पन्न। तो पाठ में जो है मनुष्य का प्रकृति का से सीधा संबंध है। कैसे संबंध है? मनुष्य को प्रकृति से सीधा संबंध है। तो कैसे संबंध है? क्योंकि हमारे पूर्वज शुरू से ही प्रकृति पर निर्भर रहे हैं। सुख दुख में प्रकृति के साथ वे रहे हैं। इसलिए मनुष्य का प्रकृति के साथ सीधा संबंध है। प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन का कल्पना कर नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज पेड़ पौधों को प्राणी जगत के समान सजीव एवं सचेतन यानी कि शुभ चिंतक माने हैं। और उन्होंने प्रकृति को अपना एक अभिन्न अंग समझे हैं। और प्रकृति और मानव एक दूसरे के प्रेरक बन पुराने समय से एक मित्र के समान, दोस्त के समान, साथी के समान बन गए हैं। अब अगला है भारतीय संस्कृति और प्रकृति। भारतीय संस्कृति और प्रकृति में गूढ़ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। हमारे यहां कहने मतलब क्या है, हमारे आंगन में तुलसी, आंवला, जामुन, केला रोपने का रिवाज है। इसके अलावे दिवालियों में
कहने का मतलब मंदिरों में पीपल, बरगद, आम, केला ये सब रोपे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष पेड़ पौधों को हमारे यहाँ प्राचीन काल से में संस्कृति से जुड़े गए हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ कोई भी पर्व होता है तो उस पर्व में अशोक का पत्ता, आम का पत्ता, तुलसी का पत्ता का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज अपने आंगन में आंवला, जामुन, आम, केला, तुलसी के पत्ता पौधे क्यों लगाते थे, या मंदिरों में अशोक, पीपल, बरगद के पौधे क्यों लगाते थे। अपने अपने पर्व में आम के पत्ता, अशोक के पत्ता, तुलसी के पत्ता का प्रयोग क्यों करते थे। इसका मुख्य कारण है कि ये हमारे संस्कृति से जुड़े हुए तो हैं ही, साथ साथ जो है कि पेड़ पौधों के महत्व को बताना। ठीक है। आज भी हम आप बरगद, पीपल, तुलसी के पेड़ पौधों को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और इन सभी पौधों को आदर की भावना से देखते हैं, आदर करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वृक्षों को धर्म से जोड़कर सुरक्षित रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा होगा, और रहा होगा और रहा है। क्योंकि आज भी इन पेड़ पौधों को पूजा करते हैं, अपने मंदिरों में लगाते हैं, अपने घर के आंगन में इन पौधों को लगाते हैं, रोपते हैं। आज से हजारों साल वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेद ज्ञाताओं ने विभिन्न वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों के गुणों और विशेषताओं को अध्ययन किया और उन पर अनेक ग्रंथ लिखे। इसके अलावे उन्होंने कंदमूल, फल, स्वच्छ वायु, छाल, लकड़ी देने वाले पौधों के देने वाले इन वृक्षों की उपयुक्ताओं को मनुष्य को जानकारी दी। ठीक है। हरे भरे जंगलों में चहचहाते पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, घूमने फिरने वाले पशु आज एक कल्पना के विषय बनते जा रहे हैं, यानी कि कल्पना का विषय बने हुए हैं। परंतु मनुष्य को इसकी क्या परवाह है, क्या गम है, क्या उनको चिंता है। लेकिन ये सोचना चाहिए
कि जब जब प्रकृति के विधान से हस्तक्षेप हुआ है तो उसे अपने ही मुंह को खानी पड़ी है, यानी कि अपने आप को उसका फल भुगतना पड़ा है। और यही कारण है कि आज भयंकर बाढ़ से अमूल्य जन धन खून पसीने से सींचा गया फसल बर्बाद हो जाते हैं। अनावृष्टि से, सुखाड़ से, भयंकर सुखाड़ से फसलें सूख जाते हैं। ये सभी मनुष्य का ही देन है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी और आज 120 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे 3 भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 चीजों का समस्या जो है हमारे सामने आते गए। इन सभी समस्याओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने धड़ल्ले से, बहुत तेजी से वृक्षों की कटाई किए, जंगलों को साफ किए। यही कारण है कि हमारे हिमालय के हरे भरे पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणियां और नीलगिरी जैसे संघन वन, घना जंगल, वे विलुप्त समाप्त के कगार पर हैं। इन सभी को बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्रभावित किया है। वृक्षों की कटाई के कारण संघन माने घना जंगल तो नष्ट हुए ही हैं, इसके साथ साथ बढ़ती आवश्यकताओं, बदलते जीवन स्तर और बढ़ती उद्योग धंधों ने भी वृक्ष उन्मूलन के गंभीर कारणों में सम्मिलित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। लेकिन वृक्षों की कटाई एक बढ़ती जनसंख्या ही नहीं है, इसके बढ़ती संख्या के साथ साथ हमारे बदलते जीवन स्तर हैं, उद्योग धंधे हैं, ये सभी हैं। इन सभी जो हैं वनों की कटाई में, पेड़ पौधों की कटाई में सम्मिलित हैं। इन सभी को जोड़ा जाएगा। वृक्ष विहीन पहाड़ों पर, वृक्ष विहीन पहाड़ का मतलब क्या है? तो वैसे पहाड़ जिस पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पहले थे लेकिन आज नहीं है। तेज बारिश के कारण करोड़ों टन मिट्टी बहकर नीचे चले आते हैं और पहाड़ का बड़ा पत्थर वो खिसक कर नीचे चले आते हैं। और इस तरह पहाड़ भी जो है कि धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, पहाड़ भी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है।
करोड़ों टन मिट्टी जो पहाड़ों से बहकर नीचे आते हैं, वे जो हैं नदियों के जल स्तर को वो बढ़ाते हैं, जिसके कारण नदियों में भयंकर बाढ़ आती हैं और उस बाढ़ से एक किसान के द्वारा खून पसीने से सींचा गया फसल और अमूल्य जन धन की हानि होता है। चारों तरफ मनुष्यों में त्राही त्राही मच जाता है। ये सभी किनका दिन है? तो मनुष्य का दिन है। क्यों? क्योंकि अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोग जो पेड़ पौधों को कटाई कर रहे हैं, वे सभी इसी का परिणाम है। वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिकरण ने धीरे धीरे मनुष्य को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिकरण ने भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, जिसका चर्चा आज चारों ओर सुनने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्लास्टिक का थैली या बोतल जो हमारे भूमि को बंजर बना रहे हैं। साधारण कूड़े कचरे तो समय के अनुसार वो सड़ गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक और प्लास्टिक के थैले वाली बोतल ऐसे कचरा हैं जो 100 वर्ष मिट्टी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो गलते नहीं है